ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका इतिहास की क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इतिहास में अपने इल्तुतमिश को पढ़ चुके थे और उसके जो वंशज थे उनको पढ़ना था। इल्तुतमिश के एक तरह से हमने एक पुत्र जिसके बारे में आप सभी को पता है, रुकनुद्दीन फिरोज, उसकी चर्चा हो गई थी। उसके साथ रजिया सुल्तान का क्या संबंध था, कैसे रजिया गद्दी पे बैठी, रजिया सुल्तान की क्या स्टोरी थी, रजिया सुल्तान के बारे में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हमारे पास इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी आते हैं, यानी सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। तो जरा अगली हेडिंग आप लोग क्या डाल लेंगे, आपके सामने अगली हेडिंग होगी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बता दी गई थी। इसके बारे में आपको पता था कि शमसी वंश से था, और इस शमसी वंश को आप पढ़ रहे थे जब, तो शमसी वंश का शासनकाल आपको ध्यान से देखना था। क्या था शमसी वंश जो इल्तुतमिश का हुआ करता था? ये 1210 में इल्तुतमिश के गद्दी बैठने के साथ ही आगे चलकर 1265 तक चलता है। तो इस तरह करके आप इल्तुतमिश के वंश को देख रहे हैं। इस वंश के कौन कौन से आखिर में शासक रहे शमसी वंश के, उनके बारे में समझ लीजिए। यही इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे। इल्तुतमिश इस वंश का पहला शासक था, यानी इल्तुतमिश इस जो शमसी वंश था इसका पहला शासक था। इसके बारे में आप पढ़ चुके थे, जिसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक, यानी एडी तक चलता है। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद, यानी इल्तुतमिश शमसी वंश का पहला शासक था। फिर इसके बाद इसका दूसरा शासक अगर आपसे पूछा जाता है, क्रम से आगे बढ़ेंगे, तो वो रुकनुद्दीन फिरोज था। इस रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में आप सब पहले ही पढ़ चुके थे कि जैसे ही रजिया सुल्तान गद्दी पर आने की कोशिश करती है, वो रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्काना को, यानी रुकनुद्दीन फिरोज की माता को 1236 ईस्वी में मृत्युदंड दे देती, यानी इनको कैद कराकर इनकी हत्या करा देती। फिर क्या था, जैसे ही तीसरे सुल्तान के बारे में आप याद करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका के रूप में विख्यात रजिया सुल्तान आपको मिल जाएगी। ये वही रजिया सुल्तान है जिसको आप पीछे पढ़ चुके हैं, और ये वही रजिया सुल्तान है जिसके प्रेम प्रसंग की चर्चा मिन्हाजुद्दीन सिराज ने भी की है। तो रजिया सुल्तान के बारे में जब आप देखेंगे तो 1236 से लेकर 1240 तक आप देख रहे होंगे। अच्छा, इनके बारे में आप देख चुके थे, इल्तुतमिश देख चुके थे, रुकनुद्दीन फिरोज देख चुके थे, रजिया सुल्तान देख चुके थे। इनके बारे में आप जान चुके थे। रजिया सुल्तान के बारे में एक प्रश्न बहुत पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका है। इसके बारे में आपको बताया गया था। कैसे इसका पूरा शासनकाल रहा वो भी आप समझ चुके हैं। एकमात्र कहने का आशय यही है कि ये पहली और आखिरी दोनों थी। याद रखेंगे, एक बार प्रश्न पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो याद रखेंगे अंतिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। कन्फ्यूजन जरा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब रजिया सुल्तान यानी 1240 ईस्वी तक के शासनकाल को आप शमसी वंश के देख चुके थे, फिर आपके सामने आता है इसका चौथा एक तरह से शहजादा सुल्तान, जो रजिया सुल्तान की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा था। उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह को
तुर्क अमीरों ने गद्दी पर बिठाया था। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर मात्र 2 साल तक 1242 तक चलता है। जैसे रजिया सुल्तान को दिल्ली के अमीरों ने सहयोग कर गद्दी पे दिया था, उसी तरह बहराम शाह यानी एक गुमनाम से शासक को गद्दी पर बिठाने की अमीरों की जो चेष्टा थी वो पूरी हो गई। ये जो अमीर हुआ करते थे, आप सभी को पता है इन अमीरों के बारे में। ये जो अमीर हुआ करते थे, जो वास्तव में तुर्कान चहलगानी के सदस्य होते थे, आप सभी को पता है कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, यानी इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी, जिसे चालीसा भी बोलते थे, उसका गठन किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या चालीसा का गठन किया। इस चालीसा में 40 अमीर हुआ करते थे, 40 तुर्क अमीर हुआ करते थे। इसमें आपको याद रखना है 40 अमीर जो होते थे, 40 अमीरों का समूह था ये। तो ये जो तुर्कान चहलगानी था, ये 40 अमीरों का समूह हुआ करता था। इस अमीरों के समूह के द्वारा ही रजिया सुल्तान एक तरह से गद्दी पर बैठी थी। लेकिन जब इन अमीरों को एक तरह से महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने रजिया सुल्तान को अपदस्थ करके बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया। लेकिन इस बार ये जो 40 अमीर होते थे, तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य होते थे, इन्होंने पहले ही सोच लिया था इस बार एक हम ऐसे गुमनाम से शहजादे को गद्दी पर बिठाएंगे जो वास्तव में हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे। यानी उसको नहीं बिठाएंगे जो रजिया सुल्तान की तरह बदल जाए और आगे चलकर हमारे ऊपर ही अंकुश लगाने का प्रयास करे। तो निरंकुश सत्ता को स्थापित करने के लिए एक तरह से अमीरों ने ये षड्यंत्र रचा और बहराम शाह को, यानी इल्तुतमिश के एक तरह से वंशज बेटे को, ये बहराम शाह इल्तुतमिश का बेटा था, और इसको गद्दी पर बिठा दिया। अब जब इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया, तो इसके बाद कहा जाता है कि अमीरों के दबाव में आकर बहराम शाह ने एक पद गठित कर दिया। याद रखेंगे, इसने अमीरों के दबाव में एक पद गठित कर दिया और उस पद को नाम दिया क्या, नायब-ए मामलिकात। याद रखेंगे, इस पद को क्या नाम दिया, नायब-ए मामलिकात। नायब-ए मामलिकात नामक ये जो पद गठित किया, किसने गठित किया, बहराम शाह ने। याद रखेंगे, इस पद के लिए याद रखेंगे नायब मामलिकात जो था, उस पद के लिए बहराम शाह ने ऐतगीन को नियुक्त किया। ऐतगीन नाम का एक अमीर था। इस अमीर को, यानी ऐतगीन अमीर को, ये पद दिया, ये पद दे दिया। ये पद होता क्या था, जरा इसको समझ लीजिए। जो अमीर होता था, यानी ये जो नायब मामलिकात की एक तरह से पद पर बैठा ऐतगीन था, इसके हाथ में सुल्तान की वास्तविक शक्तियाँ आ गई थी। याद रखेंगे, नायब मामलिकात जो था ये पद, इसका अर्थ क्या होता था, समझ लीजिए, सुल्तान की वास्तविक शक्तियाँ, सुल्तान की वास्तविक शक्तियां। ये जो सुल्तान की वास्तविक शक्तियां थी ना, अब बहराम शाह के पास नहीं बची, और ये किसके पास आ गई, ये आ गई किसके पास, ये आ गई अब ऐतगीन के पास। तो ये जो नायब मामलिकात का पद था, अब सुल्तान की सारी शक्तियां इस नायब मामलिकात के पास आ गई और बहराम शाह ने ऐतगीन को नियुक्त कर दिया इस पद पर। यानी एक अमीर को संतुष्ट करने के लिए ये कार्य
बहराम शाह ने कर दिया। थोड़े समय बाद बहराम शाह को एहसास हुआ कि उसने पैर पर अपने खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, ना ही उसके पास कोई एक तरह से शक्ति बची है, शक्तियां सब नायब मामलिकात के पास बची हैं। तो उसको ये बहुत बुरा लगने लगा और थोड़े समय बाद ही उसने क्या किया, ऐतगीन की चुपके से हत्या करा दी। इसकी हत्या करा दी। जब हत्या करा दी तो हत्या कराने के बाद अमीरों ने इस बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया। जैसे ही इसको गद्दी से हटाया गया, अमीरों ने इस ऐतगीन की हत्या करने के कारण बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया और हटाने के बाद इसको मृत्युदंड दे दिया गया, यानी बहराम शाह की हत्या करा दी। जैसे ही ऐतगीन की हत्या की गई तो अमीरों ने क्या किया, अमीरों ने बहराम की हत्या करा दी। और ये षड्यंत्र सब रचने वाला इसी का ही एक भाई मसूद शाह हुआ करता था। याद रखेंगे, इसी का ही एक वंशज मसूद शाह हुआ करता था। ये जो मसूद शाह था ना, इसी ने क्या किया था, इसी ने बहराम शाह की हत्या करा दी थी इन अमीरों के साथ मिलके। फिर क्या था, अब अमीरों को क्या चाहिए था, एक गुमनाम सा शासक जो उनकी बात माने। तो अमीर को मसूद शाह से अच्छा व्यक्ति कोई दूसरा मिला नहीं। अमीरों ने मसूद शाह को ही, इल्तुतमिश के वंशज को ही गद्दी पर बिठा दिया। मसूद शाह के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है कि ये 1242 में बहराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और ये मात्र 4 वर्ष 1246 तक गद्दी पर रहता है। तो इस तरह करके बहराम शाह की हत्या करके मसूद शाह को गद्दी मिल गई। इसके समय कोई खास उपलब्धि नहीं, इसके समय बस इतना ही आपको याद रखना है कि इसके समय बस एक बार 1245 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण, इस मंगोल आक्रमण के द्वारा ही इसकी पूरी की पूरी रणनीति समझ में आ जाती है। मंगोल आक्रमण हुआ जब 1245 में, तो इसने बलबन को भेजा, कहा जाओ मंगोलों से टक्कर लो। बलबन को भेजा, मंगोलों के विरुद्ध इसने बलबन को भेजा और कहा मंगोल का आक्रमण हुआ है। बलबन को भेजा किसके विरोध में, मंगोलों के विरुद्ध। जब मंगोलों के विरुद्ध बलबन को खड़ा किया गया तो बलबन ने 1245 में मंगोलों को पराजित कर दिया। याद रखेंगे, मंगोलों को पराजित कर दिया जब मंगोल पराजित हो गए बलबन से, मंगोल पराजित हो गए जब बलबन से। याद रखेंगे 1245 में साथ ही साथ मंगोलों से यह लाहौर की जो जागीर छीन चुकी थी, लाहौर की जागीर जो छीन चुकी थी, यानी जो मंगोलों के पास पहुंच गई थी, लाहौर की जागीर वापस ले आया बलबन। तो इस तरह कर बलबन ने मंगोलों को पराजित कर दिया, हरा दिया। इसके बाद जब ये मंगोलों से जीत जाता है तो जो बलबन था इसका महत्व और बढ़ गया, इसकी शक्ति में गुणात्मक वृद्धि हो गई। याद रखेंगे, इसी के बाद से ही बलबन अब अमीर के साथ साथ अमीर ए आखूर भी बन गया। याद रखेंगे, बलबन इस युद्ध को जीतने के बाद फिर क्या हुआ, बलबन की शक्ति में वृद्धि हुई। जब बलबन की शक्ति बढ़ गई, यानी और अधिक शक्ति बढ़ गई, तो उसको एक पद दिया गया। क्या दिया गया, अमीर ए आखूर। आप सभी को पता है ये घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था और बलबन को इसी पद पर नियुक्त कर दिया। अब बलबन को जब अमीर ए आखूर पद मिल गया, घुड़सवार सेना का ये प्रमुख बन गया, तो बलबन ने कई सारे अभियान करने की चेष्टा की। इसके एक तरह से चेष्टा करने से पूर्व ही बलबन ने बहुत सारी नीतियां बनाई। कौन सी नीतियां थी उनको जरा समझ लीजिए।
1245 के बाद बलबन को एक बात ज्ञात हो गई कि वास्तव में मसूद शाह उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है। मसूद शाह चाहता है कि बलबन रास्ते से हट जाए, यानी बलबन की अब शक्ति बढ़ गई है। बलबन के मन में कहीं ये ना हो जाए कि बलबन राजा बन सकता है, सुल्तान बन सकता है, तो बलबन को रास्ते से हटा दो। तो बलबन को इसीलिए 1245 पर उसने मंगोल आक्रमणों के साथ साथ एक तरह से भेजा कि मंगोलों के सामने बलबन जीत नहीं पाएगा, मारा जाएगा और बलबन अपने आप हट जाएगा रास्ते से। तो ये बात जब बलबन को पता चली तो उसने धीरे से मसूद शाह को मृत्युदंड एक तरह से कैद करा लिया। आगे चल करके मसूद को क्या करता है, मसूद शाह को कैद करा लिया। बलबन ने मसूद शाह को कैद करा लिया और किसके साथ मिलकर कैद कराया, तो कैद कराया था, याद रखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर। नासिरुद्दीन महमूद जिसके साथ मिलकर मसूद शाह को कैद करा लिया गया, ये सब कराने वाला बलबन ही था। क्यों ऐसा किया, फिर आगे चलकर आपको नासिरुद्दीन महमूद को देखना है। जरा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जब आप आएंगे, यानी इस वंश का आखिरी सुल्तान जब आप पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अगर आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो 1246 से लेकर 1265 के बीच का काल आपको नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल मिलेगा। इस नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल को आप देखेंगे गौर से, तो इसके शासनकाल की बहुत सारी उपलब्धियां आपको देखनी। पहले ही तो ये रही कि इसने मसूद शाह को कैद करा लिया, नासिरुद्दीन महमूद ने, साथ साथ बलबन इसके था। नासिरुद्दीन जब मसूद शाह को ये कैद करा रहा था नासिरुद्दीन, उसके पहले ही बलबन ने अपनी बेटी यानी बलबन की जो पुत्री से विवाह हुआ था, यानी बलबन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और कहा कि तुम हमारे अब क्या हो गए, दामाद हो गए। यानी एक रिश्तेदारी बना ली नासिरुद्दीन महमूद से, और इसको इतना ज़्यादा खुश कर दिया बलबन ने कि इसने एक आवेश में आकर अपने ही वंशज मसूद शाह को कैद कराकर उसकी हत्या कर दी। तो नासिरुद्दीन महमूद ये सब करा रहा था, और ये सब किसके कहने पर, बलबन के कहने पर। बलबन के कारण ही नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बन गया। 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन बलबन के कारण ही गद्दी पर रहा। लेकिन इसके समय की कई सारी घटनाएं, पहला तो आपको यह याद रखना है, बलबन के एक तरह से द्वारा इसको सुल्तान बनाया गया। फिर इसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी इससे किया था। इसने इन सब एहसानों को चुकाने के लिए बलबन के साथ बहुत अच्छाइयाँ की। बलबन को उलुग खान की पदवी देता है। उलुग खान, बलबन को उलुग खान कहता है तुम उलुग खान हो। और फिर इसके बाद में क्या किया, उसने बलबन को उलुग खान बताया। फिर इसके बाद बलबन को उलुग खान की पदवी दी, और इसके बाद क्या कहा बलबन अब तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। और बलबन को क्या कर दिया, बलबन को नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त कर दिया। नायब ए मामलिकात, ये वही पद है जिसे बहराम शाह ने गठित किया था। कब, 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या के बाद। नायब ए मामलिकात का पद वो होता था जिसके पास सुल्तान की सभी शक्तियां होती थी, यानी सुल्तान की वास्तविक शक्तियां। अब बलबन आ गया अपनी पूरी शक्तियों के साथ, सुल्तान की वास्तविक शक्तियां लेकर के। वास्तव में ये तुर्क अमीरों से इतना नासिरुद्दीन महमूद डरता था कि वो बलबन को अपना नायब मामलिकात बना लेता है।
कहता है कि तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा, बस तुम्हें हमारे प्राणों की रक्षा करनी है। अब क्या था, अब बलबन की शक्ति एकदम चरम पर थी, क्योंकि शासक सिर्फ नाम का बचा था नासिरुद्दीन महमूद, उसके पास समस्त शक्तियां थीं। बलबन ने कई सारे इस बीच कार्य किए जिसके कारण बलबन की उपलब्धियां गिनी जाती हैं, आप आगे देखेंगे बलबन के काल में, लेकिन यहाँ आपको बस इतना ही समझना था। फिर इसके बाद में जब बलबन नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसने मौका देखते ही नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटा दिया, और हटाना क्या, नासिरुद्दीन को जहर दे दिया। नासिरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि यह शमशी वंश का आखिरी सुल्तान था, याद रखेंगे, शमशी या इल्तुतमिश का आखिरी वंशज अगर पूछा जाता है कौन रहता है तो याद रखेंगे आखिरी वंशज नासिरुद्दीन महमूद ही था। तो इस तरह करके इसके बारे में ये भी आपको याद रखना। दूसरा प्रश्न एक और आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि बर्नी ने इसके बारे में कहा है, गौर से समझेंगे, बहुत बड़े इतिहासकार हैं बर्नी। बर्नी ने कहा है इसके बारे में कि नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्शवादी सुल्तान है। बर्नी ने क्या कहा है, नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्शवादी सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्शवादी सुल्तान था। तो इस तरह करके बर्नी का वो वाक्य आपको याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा है कि बर्नी ने किसे दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्शवादी सुल्तान कहा है, तो नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्शवादी सुल्तान कहा है, ऐसा बर्नी कहता है। ठीक, तो इस तरह कह के आपको दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंशज जो एक तरह से इल्तुतमिश का शमशी वंश था उसके बारे में ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद में आप देखें तो इल्तुतमिश के वंश के कौन कौन से शासक थे उनके बारे में जरा एक बार आप नजर मारना चाहें तो आप मार सकते हैं। क्या थे वो शासक? सबसे पहला तो इस शमशी वंश का शासक इल्तुतमिश रहा, जिसको आपने अच्छे से डिटेल से पढ़ा। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में आपने पढ़ा कि कैसे रजिया सुल्तान ने इसे अपदस्त कर दिया जनता के सहयोग से। फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी, उसके बारे में आप पिछली क्लास में देख चुके थे। फिर इसके बाद में आपने समझा कि बहराम शाह जो गद्दी पर अमीरों के सहयोग से बैठा, अब अमीर एक षड्यंत्र के द्वारा ऐसे पद की गठन करा लेते हैं नायब मामलिकात जिसके पास सुल्तान की सभी शक्तियां थी। बहराम शाह को थोड़े समय बाद इसका एहसास भी हो गया कि ये जो तुर्कान चहलगानी के सदस्य हैं उन्होंने हमें एक झटके में फंसा लिया है, अब हम क्या करें। तो उसने इस नायब मामलिकात के पद पर बैठे ऐतगीन को ही निपटा दिया, यानी ऐतगीन की हत्या करा दी। अब जब ऐतगीन मारा गया तो अमीर नाखुश हो गए और इसके बाद क्या था, इसके बाद बहराम शाह को उन्होंने गद्दी से उतार कर मसूद शाह को बिठा दिया। जब बहराम शाह को मसूद शाह गद्दी से हटा रहा था तो उसी समय इसकी एक तरह से हत्या करा दी जाती है बहराम शाह की मसूद शाह के द्वारा। अमीरों के सहयोग से जैसे ही मसूद शाह गद्दी पर फिर से बैठता है 1242 से 1246 तक, तो 1245 में एक मंगोल आक्रमणकारी होता है जिसमें लाहौर को मंगोलों ने जीत लिया और इस लाहौर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए मसूद शाह ने बलबन को भेजा। लेकिन ये सब एक बलबन के खिलाफ षड्यंत्र था, क्योंकि मसूद शाह जानता था मंगोलों से कोई नहीं जीत सकता और मंगोल के विरुद्ध ये बलबन मारा जाएगा। लेकिन मंगोल जो थे उनके लिए बलबन बहुत भारी पड़ा और उसने मंगोलों को पराजित कर दिया और लाहौर को दिल्ली सल्तनत में पुनः मिला लिया। इसके बाद उसकी शक्ति में गुणात्मक वृद्धि हुई, वो अमीर याखूर के पद पर बैठ गया, जिसके कारण बलबन ने आगे चलकर मसूद शाह को कैद करा लिया, नासिरुद्दीन महमूद के साथ मिल करके उसकी हत्या करा दी। अब बलबन को चाहिए था एक अपना ऐसा सुल्तान जो उसके अनुसार काम करे। फिर इसके बाद उसने अपने ही दामाद नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया, यानी अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने कर दिया था। बलबन को उलुग खान की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी
और कहा जाता है नायब मामलिकात के पद की जितनी भी शक्तियां थी वो अब सब बलबन के पास आ गई, यानी बलबन नायब मामलिकात के पद पर बैठ गया। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को बलबन ने आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं ना पूरी होने के कारण अपने ही दामाद को जहर दे देता है। इस तरह शमसी वंश था उसका अंत हो जाता है, यानी इलबारी तुर्क जो था यानी इल्तुतमिश के वंश का आखिरी जो शासक था वो कौन था, वो नासिरुद्दीन महमूद था। तो इस तरह करके बर्नी कहता है नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्शवादी सुल्तान था। इतना आपको इसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ना है। बाकी आपको इल्तुतमिश और रजिया के बारे में पूरा एक लेक्चर मिला है, इनके बारे में बहुत प्रश्न आते हैं इसलिए उनके बारे में डिटेल से पढ़ना। एक एक पर प्रश्न आते हैं, याद रखेंगे। इस दिल्ली सल्तनत ने जब आप इल्तुतमिश के वंशज की बात करेंगे तो आपको गद्दी पर बैठे हुए टोटल इसके जितने भी सुल्तान हैं आपको पता होने चाहिए। पहला इल्तुतमिश, दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा बहराम शाह, पांचवा मसूद शाह आ जाता है गद्दी पर, और फिर इसके बाद अंतिम शासक जो गद्दी पर बैठता है वो नासिरुद्दीन महमूद होता है। और ये इस सल्तनत का वास्तव में कौन सा शासक था, वो क्रम से अगर देखा जाए तो छठा शासक था। यानी इल्तुतमिश के वंश में कुल 6 शासक गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को आपने देख लिया। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये इल्तुतमिश का वास्तव में शमसी वंश था जो तुर्कान चहलगानी के गठन के साथ शुरू हुआ और आगे चल करके नासिरुद्दीन महमूद के शासन में खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में जब बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया, बलबन ने इसकी हत्या करा दी, तो अब बलबन गद्दी पर स्वयं ही बैठ जाता है। लेकिन उसके सामने समस्याएं कम थी नहीं, तो याद करेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए बलबनी वंश। ये बलबनी वंश है जिसके बारे में आप इतिहास के उन पृष्ठों को पलटिए जो 1265 से लेकर के आपको 1290 की सैर कराएं। इस बीच के अगर आप इतिहास को देखेंगे तो आपको ये बलबनी वंश मिल जाएगा और इस बलबनी वंश के बारे में आपको पूरा का पूरा इतिहास समझना है। इस बलबनी वंश में कौन कौन से सुल्तान हुए, किन किन की क्या भूमिका रही, उसको आपको देखना है। इस वंश का पहला सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है वो बलबन ही था, क्योंकि बलबन द्वारा ही नासिरुद्दीन महमूद को जहर दे करके गद्दी प्राप्त की गई थी। इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच से जुड़े हुए हैं उनको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इन सब पर लगातार प्रैक्टिस में भी प्रश्न आए। गयासुद्दीन किसका नाम था, तो आप सबको ऑप्शन में दिया गया इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या आगे चलकर हुमायूं। तो इस तरह करके आपको ऑप्शन पता है जब तभी आप कर पाओगे। इनके अगर आपके फैक्ट्स पता हैं तभी आप कर पाओगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि गयासुद्दीन बलबन वास्तव में बलबनी वंश का संस्थापक था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन से जुड़ करके बलबन बना था। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बारे में कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको देखनी है। बलबन के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो इसके सामने सबसे बड़ी ये थी कि ये क्या था, ये एक गुलाम था। अब ये गुलाम था, ये गुलामी का जो इसके ऊपर दाग लगा था ये हटाना चाहता था। ये गुलामी का दाग इसके लिए इतना भारी था कि तुर्क अमीर इसे सुल्तान मानने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि ये तो एक तरह से हमारी तरह का ही अमीर है जो वास्तव में शुरुआती दौर में सैन्य अभ्यासों से जुड़ा और आगे चल करके इसने अपने ही एक तरह से सुल्तान की हत्या करके गद्दी पाई है। तो अब अमीर जो थे ना वो इसके विरोध में थे। अब अमीरों को दबाने के लिए इसने सबसे पहला कार्य ये किया कि ये क्या करता है, इसने तुर्कान चहलगानी का जो था सिस्टम वही खत्म कर दिया। तुर्कान चहलगानी का दमन कर दिया और कहने लगा ना कि जो ये अमीर बहुत उड़ रहे हैं ना, ये जो बहुत हमारा विरोध कर रहे हैं, अब उनको हम निपटेंगे। और उसने क्या किया, तुर्कान चहलगानी का दमन करके सीधे एक चौथा विभाग बना दिया। और वो विभाग कौन था, आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद बताई गई थी। इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया था और उस मंत्रिपरिषद में शुरुआत में 3 विभाग हुआ करते थे। पहला विभाग दीवान वजारत जो वित्त मंत्रालय संभालता था, वजीर हुआ करता था। दूसरा विभाग दीवान रसालत, यानी ये वो कौन सा विभाग था, तो ये आपको बताया गया ये विदेश मंत्रालय था जिसमें एक्सटर्नल मामले देखने होते थे। तीसरा दीवान इंसा होता था, ये राजकीय पत्र व्यवहार का मंत्री होता था। चौथा विभाग बलबन ने बना
बना दिया सल्तनत काल का और उसका नाम रख दिया क्या, दीवान ए अर्ज। आप सभी को बताया गया था ये दीवान ए अर्ज नाम से एक विभाग बना दिया और कहा कि ये वास्तव में सैन्य व्यवस्थाएं देखेगा, यानी सैन्य व्यवस्था अब दीवाने अर्ज नाम से एक विभाग जो बना है वो देखेगा। तुर्काने चहलगानी का जो दायित्व था, यानी जो इक्तेदार या अमीर इसमें शामिल होते थे, उनको ये दायित्व दिया जाता था कि तुम सुल्तान के लिए एक छोटी सी सेना रखोगे, इसके बाद पड़ोसी राज्यों को जीतोगे, राजस्व कलेक्ट करोगे, ये सब कार्य दिए गए थे तुर्काने चहलगानी को। बलबन ने इसका कर दिया दमन। बलबन ने जैसे ही तुर्काने चहलगानी का दमन किया, यानी दीवाने अर्ज नाम का एक नया विभाग बना करके उन्होंने इन सारे लोगों के ऊपर एक लगाम कसने की कोशिश की। उसने प्रयास भी किया, इसके साथ ही साथ उसने कई सारे ऐसे सिद्धांत अपनाए जिसके कारण उसके जो गुलामी का दाग है या जो और सारी चीज़ें हैं, वो एक निम्न स्तर का व्यक्ति है, ये सब चीज़ें हट जाएं। तो ये सब हटाने के लिए उसने एक तरह से कह सकते हैं कि षड्यंत्रकारी या अफवाह पूर्वक एक तरह से बातें बतानी शुरू की। क्या बताना शुरू करता है? सबसे पहली बात तो वो ये बताता है कि मैं गुलाम था, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे वंशज बहुत ही अच्छे घरों से थे और वो कभी गुलाम नहीं रहे। इसने क्या कहा बलबन ने? इसने खुद को फारस के शासक अफरासियाज का खुद को वंशज बता दिया। अफरासियाज का वंशज कह दिया। कहने लगा मैं उस योद्धा, ये बहुत बड़ा एक योद्धा था, इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत बहादुर था। अकेले अगर किसी युद्ध में चला जाता था तो युद्ध का निर्णय मतलब एक तरह से बदल जाता था, पलट जाता था। इतना बुद्धिमान था, बहुत योद्धा था, मतलब बहुत ही बहादुर था। तो इस तरह करके इसने खुद को अफरासियाज का वंशज बताकर इस टाइटल से खुद को एक तरह से और अधिक बलवान करने की चेष्टा की कि जिस कारण ये जो गुलाम थे या तुर्काने चहलगानी के जो अमीर सदस्य थे वो अब क्या हो, इसके आगे सिजदा करने लगे, सिर झुकाने लगे। तो इस तरह करके बलबन ने एक कह सकते हैं कृत्रिम भय बनाने का एक प्रयास किया। तो अफरासियाज का वंशज बताकर बलबन इस टाइटल जो गुलाम था उससे बचने का एक प्रयास करता है। अगर ये गुलाम था तो इस पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किसका गुलाम था? तो जरा गौर करिएगा, ये जो गुलाम था ना, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये इल्तुत का गुलाम था और इल्तुत के बारे में आप सभी जानते हैं। इल्तुतमिश ने जब इसे गुलाम बनाया था तो ये बहुत ही एक तरह से सैन्य अभियानों से सिर्फ जुड़ता था, लेकिन आगे चल करके कैसे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय बड़ी एक तरह से भूमिका में आता है। पहले मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद के समय तो नायब मामलिकात के पद पर आ गया। कुछ समय तक इसने बहराम शाह के समय सैन्य अभ्यास किए थे जिनमें मंगोलों के विरुद्ध भी ये गया था, लेकिन उसके समय इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा चर्चा इसके जब मिलती है तो वो मसूद शाह के समय मंगोल आक्रमण के विरुद्ध इसकी मिलती है। फिर इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद के समय तो ये नायब मामलिकात के पद पर ही बैठ गया था। तो इस तरह करके इल्तुतमिश का ये गुलाम था और इल्तुतमिश के इस गुलामी के टैग से ये बचने के लिए ही खुद को अफरासियाज का वंशज बता देता। अच्छा, ये सुल्तान जब बना तो इसके मन में एक बात बार बार एक तरह से घूम रही थी कि जो ऐबक था, दिल्ली सल्तनत का स्थापक, यानी ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, वो गौरी का गुलाम था, यानी उसको गौरी की वसीयत मिली इसलिए वो सुल्तान बन गया, यानी वो इसलिए एक तरह से शासक बन गया। लेकिन इल्तुतमिश के बारे में भी ये कहा जाता है, इल्तुतमिश भी जब सुल्तान बना तो वो भी गौरी का ही गुलाम था, लेकिन उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलामी में बांधा था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे गुलाम बनाया था। लेकिन वो था तो गौरी के ही साथ युद्ध में जाता था, तो इसलिए करके वो हो सकता है शासक बन जाए। लेकिन ये तो इल्तुतमिश का एक गुलाम था जो वास्तव में नासिरुद्दीन महमूद तक गुलामी के शासन काल में बंधा रहा, लेकिन आगे चल करके कैसे उसके जीवन को एक तरह से गुलामी से मुक्ति मिली, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बलबन समझ रहा था अभी तक कि हम एक गुलाम हैं और हमारे मन में जो बातें चल रही हैं अमीरों के मन में भी चल रही हैं। इससे बचने के लिए उसने अफरासियाज का खुद को वंशज बता दिया। आगे चल करके उसने कई सारे सिद्धांत दे दिए जिन्हें राजत्व नीति के बारे में जाना जाता है। एक बहुत ही उम्दा इतिहासकार हैं, इनका नाम याद रखेंगे, R.K. त्रिपाठी।
इन्होंने बलबन के बारे में बहुत अच्छे एक तरह से संकलन करके लिखा है। इनके अनुसार ये पेपर में भी पूछा गया है। आर के त्रिपाठी के अनुसार क्या कहा गया? तो आर के त्रिपाठी के अनुसार बलबन ने जो अपनी ये नीतियां थी उनको 3 नामों से प्रचारित कराया। याद रखेंगे, 3 नाम दिए और किसके? अपने जो शासन था उसको, शासन को। ये 3 नाम कौन कौन से थे? यानी उसने इन 3 नामों से अपने शासन को चलाया। यानी ये शासन के जो सिद्धांत देता है, गौर से समझिए, शासन के सिद्धांत, ये शासन के सिद्धांत क्या थे उनको समझना है आपको। ये शासन के सिद्धांत, पहला था प्रतिष्ठा का सिद्धांत, यानी बलबन अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कुछ कार्य करता है। दूसरा, बलबन शक्ति का सिद्धांत दिखाता है कि हम शक्ति के द्वारा कैसे अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तीसरा, उसने कहा हम न्याय के द्वारा भी कुछ लोगों को आगे चलकर रास्ते से हटा देंगे। तो ये 3 सिद्धांत कई बार पेपर में पूछे गए। प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय, ये सिद्धांत किसने पारित करे? तो बलबन ने पारित करे थे। यही बलबन के देखिए, अगर मैं सीधे आपको प्रश्न बता देता तो फिर मैं काहे का अंकित तिवारी और आप काहे के हिस्ट्री से इस तरह से जुड़े हुए अध्यापक से पढ़ते। तो याद रखेंगे, इसी सिद्धांत को ही क्या कहा गया? इसी सिद्धांत को राजत्व नीति कहा गया। ये वही तीनों सिद्धांत हैं जो राजत्व नीति कहे गए। बलबन ने अपनी राजत्व नीति घोषित की और राजत्व नीति घोषित करने के आधार जो थे ना, वो यही 3 शब्द थे। कौन कौन से थे? पहला था प्रतिष्ठा का सिद्धांत, दूसरा था शक्ति का सिद्धांत, तीसरा था न्याय का सिद्धांत। इस प्रतिष्ठा के सिद्धांत के तहत उसने खुद को क्या कहा? अफरासियाज का वंशज कहा। तो पहला तो इसने ये काम किया कि खुद को अफरासियाज का वंशज कह दिया। दूसरा, इसने काम क्या किया? अफरासियाज का वंशज कहने के बाद इसने दरबार में हंसने से रोक लगा दी। क्या किया? दरबार में हंसने पर पाबंदी लगा देता है। हंसने पर रोक लगा देता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने हंसने पर रोक लगा दिया था? तो याद रखेंगे वो बलबन ही था। इसने राजत्व नीति की प्रतिष्ठा के सिद्धांत के तहत खुद को अफरासियाज का वंशज बताया, दरबार में हंसने से रोक लगा दी और इसने खुद को, गौर से सुनेंगे, इसने खुद को नासिर कह के पुकारा, यानी एक बहुत ही उम्दा का व्यक्ति कह के पुकारा। तो याद रखेंगे, इसने ऐसे कार्य किए जिससे लोगों के मन में एक ऐसा भ्रम बन जाए कि बहुत ही उम्दा सुल्तान है, बहुत ही अच्छे कार्य करता है, बहुत ही इसकी प्रतिष्ठा है समाज में। तो इस कारण इसको फारसी योद्धाओं का एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से वंशज बताकर अपने आप को पूरी की पूरी तरह से जोड़ लिया। फिर इसके बाद इसने एक उपाधि धारण कर ली। इसने नासिर नाम से तो खुद को संबोधित किया है, साथ ही इसने खुद को कहा कि मैं निबायत ए खुदाई हूँ। याद रखेंगे, इसने क्या कहा? निबायत ए खुदाई कह दिया, यानी मैं खुदा ही हूँ जिसको तुम पहचान नहीं रहे हो। याद रखना, इसने खुद को निबायत ए खुदाई कह दिया। इसके बाद यानी ईश्वर के बारे में इसने क्या कहा कि अब ईश्वर के बारे में तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने हमें चुन लिया है, हम ही ईश्वर हैं, हमारे बारे में ही तुम जान लो, हम ही ईश्वर बन गए हैं। फिर इसके बाद में निबायत खुदाई के बाद इसने खुद को क्या कह दिया? जिल इलाही, जिल ए इलाही, यानी इसने खुद को क्या कह दिया? ईश्वर की छाया। यानी अब लोग प्रतिष्ठा इसकी स्थापित करने के लिए
कितने सारे इसने कार्य कर दिए। फिर इसके बाद जब इसने निबायत खुदाई कह दी, यानी मैं खुदा का ही एक रूप आ गया हूं जिसको तुम ध्यान से देखो। फिर इसके बाद इसने जिल्ले इलाही कहा कि मैं ईश्वर की छाया हूं, इस तरह से अपने आप को संबोधित कराता है। इसने सिजदा और पायबोस जैसी उपाधियां धारण कर ली, यानी सिजदा और पायबोस की प्रथा जो थी वो लागू करा दिया। ध्यान रखेंगे, सिजदा यानी सुल्तान के सामने सिर झुकाना। अगर सुल्तान के पास तुम पहुंचे हो ना तो बिना सिर झुकाए नहीं जा सकते। फिर इसके बाद में दूसरी एक ये इसने व्यवस्था बनाई, क्या? पायबोस। अगर सुल्तान के सामने तुम गए हो ना तो पहले उसको दंडवत प्रणाम करो। तो इस तरह करके वो एक भय का माहौल बनाने का प्रयास करता है। फिर इसने खुद को पारसी त्योहार जो होता है, पारसी त्योहार नौरोज से जोड़ देता है। ये जो नौरोज होता है ना, इसके बारे में समझ लीजिए, ये पारसियों का नववर्ष होता है, याद रखेंगे। ये पारसी नववर्ष है और ये इसका त्योहार माना जाता है, यानी नौरोज त्योहार। ये जो नौरोज त्योहार है ये वास्तव में क्या है, जब नववर्ष शुरू होता है तो उसके शुरू के 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं, 9 वर्ष के शुरू के 9 वर्ष के शुरू के 9 दिन जो व्रत रहता है, वही जो ये पारसी नौरोज का त्यौहार है वो नौरोज त्यौहार कहा जाता है। तो इस तरह करके उसने इतने सारे कृत्रिम उपाय कर लिए कि अब क्या हो गया कि वो एक तरह से ईश्वर की ही छाया बन गया। ये निबायत खुदाई की उसने क्या की थी, उपाधि धारण की थी। तो इस तरह करके उसने क्या किया, उसने बहुत सारे प्रतिष्ठा के लिए कार्य किए। तो इस तरह करके बलबन के बारे में इतने सारे प्रश्न प्रतिष्ठा के सिद्धांत के तहत आपको पढ़ने थे। फिर इसके बाद जब आप इसके आगे की ओर देखेंगे तो इसका दूसरा सिद्धांत आता है शक्ति का सिद्धांत। इसने शक्ति का सिद्धांत क्यों दिया? ये शक्ति का सिद्धांत इसलिए दिखाना चाहता था कि मंगोल जो इसकी एक तरह से सीमा में घुस आए हैं, जो आक्रमण कर रहे हैं, उनको यह दंडित कर पाए। इसने मंगोलों के साथ इतनी बुरी नीति अपनाई, शायद दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने नहीं अपनाई। इसने मंगोलों को पागल कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया। पागल जैसे कुत्ते मंगोल की होते हैं, उनको मार देना बेहतर होता है। ऐसे ही मंगोलों के लिए इसने भी बोला। मंगोलों को सरेआम इसने फांसी दिलवानी शुरू की। पूछा जाता है मंगोलों को फांसी किसने दिलवाई, तो ये वो बलबन ही था जिसने चौराहों पर मंगोलों को लटकवा दिया था। आगे चलकर आप खिलजी वंश देखेंगे तो खिलजी में ये नहीं हुआ। खिलजी में चाहे वो जलाउद्दीन हो, चाहे वो अलाउद्दीन हो, इन सब ने मंगोलों को शासन में शामिल तक कर लिया था, यानी उनको इस्लाम में धर्मांतरित कराकर शासन में शामिल करा लिया। तो इस तरह करके मंगोलों को फांसी दे रहा है बलबन, ये अपनी एक शक्ति दिखाना चाहता है। दूसरा, जो तुर्क अमीर उसकी बातों को नहीं मान रहे थे ना, उनको भी इसने दंडित करना शुरू कर दिया। इस शक्ति के सिद्धांत के तहत उसने अपने परिवारी जनों को भी नहीं छोड़ा, उसने अपने परिवारी जनों को भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह करके बलबन एक स्थायी शक्ति तो स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे इसके 87 के बाद 1287 के बाद इसके पुत्रों का कोई स्टेटस नहीं बचता। आगे चल करके कितने बेकार तरीके से इसका शासन खत्म हो जाता है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर उसने शक्ति का सिद्धांत प्रयोग किया, मंगोलों को फांसी देना, मंगोलों को दबाने के लिए। साथ ही साथ उसने कई सारे मंगोलों के विरुद्ध ऐसे अभियान कर रखे थे जिसके कारण उसको एक तरह से ये समझ लिया गया कि वो ही ईश्वर है, वो ही छाया है ईश्वर की। और आगे उसने मंगोलों का शक्ति के साथ इसी तरह दमन कर दिया। मंगोलों को पराजित करने के लिए एकमात्र ऐसा सुल्तान मिलेगा जिसने अपने जो किले थे उनकी 2 श्रृंखलाएं बनवाई। याद रखेंगे, किलों की 2
श्रृंखलाएं बनवाई। क्या थी ये श्रृंखलाएं, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये किला है, इसके ऊपर ये चारों ओर सैनिकों को नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इसने इस किले के बाहर एक और घेरा लगवा दिया और इस किले के ऊपर भी सैनिकों को नियुक्त कर दिया गया। जब मंगोल आक्रमणकारी आते थे तो उनका सामना पहले ऊपर वाले सैनिकों से होता था, यानी बाहरी सैनिकों से होता था। थोड़े समय बाद मंगोलों को लगता था कि अब ये सैनिक खत्म हो गए, वो निश्चिंत होकर के किले के अंदर प्रवेश करने जाते थे। लेकिन ये दूसरी जो टुकड़ी होती थी सैनिक की, वो बलबन के द्वारा जो बनाई गई थी उसके द्वारा हमला करके मंगोलों को पकड़ लिया जाता था। फिर मंगोलों की जो बुरी हालत की जाती थी वो इतिहास में कई बार आप देखने को मिलेंगे। इसी शक्ति के सिद्धांत के तहत उसने तुर्काने चहलगानी का भी दमन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये शक्ति का ही वो सिद्धांत था जो चालीसा का वो दमन कर देता है, चालीसा का दमन कर देता है, या इसी को आप लिखते हैं क्या, चहलगानी। चहलगानी का दमन, इसको दमन कर देता है। इसके बाद उसने दीवाने अर्ज नाम का एक विभाग भी बनवाया था इसी शक्ति को स्थापित कराने के लिए, वो भी आपको याद रखना है। तो दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग भी बनाया है इसने। ये सब आप पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको समझना है दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था, तो सैन्य विभाग को इसने बनवा दिया और कहने लगा अब भला तुम तुर्काने चहलगानी के लोग या मंगोल भला हमारी सीमा में प्रवेश करके दिखाओ। तो इस तरह करके उसने शक्ति स्थापित करने के लिए ये सारे कार्य किए। इसके शासनकाल में जब एक बार विद्रोह हुआ, इसके शासनकाल में एक बार विद्रोह हुआ, जरा उसको समझ लीजिए। विद्रोह क्या था, बंगाल में इसके समय एक विद्रोह हुआ था, बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह जब इसके समय हुआ, गौर से समझेंगे, ये वो वर्ष था बंगाल विद्रोह का जब 1279 में बलबन गद्दी पर बैठा हुआ था और बंगाल के एक इक्तेदार ने इसको लगान देने से मना कर दिया था। तो बंगाल विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को करने वाला कौन था, तो यहाँ का इक्तेदार, ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि किसके समय बंगाल में विद्रोह हुआ था। यूपी पीसीएस का ये प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। यूपी पीसीएस के इस प्रश्न में पूछा गया था बंगाल विद्रोह किसके समय हुआ, तो बस इतना ही प्रश्न आपको याद रखना है कि बलबन के समय हुआ था। इस बार आपसे उम्मीद की जाती है कि प्रश्न अगर और डीप से पूछेगा तो पूछ लेगा बंगाल का विद्रोह किसके समय हुआ, तो बलबन के समय, और साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि इस समय का इख्तेदार कौन था। तो आप सबको पता होगा इस समय तुगरिल इख्तेदार हुआ करता था बंगाल का। तुगरिल बंगाल का इख्तेदार था। जब 1279 में बलबन ने विद्रोह किया, इसने तुगरिल ने विद्रोह किया, तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे गुबरा खां को यहां भेजा था। ये वही गुबरा खां है जिसका पुत्र अभी गद्दी पर बैठेगा। गुबरा खान को यहाँ भेजा गया बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए। बंगाल इतना एक तरह से फेमस एरिया था कि बंगाल को इन्हीं विद्रोहों के कारण इतिहास में विद्रोहों का नगर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विद्रोह बंगाल में ही हुए। विद्रोहों का नगर या बल्दकपुर भी बोला जाता है, विद्रोहों का नगर बल्दकपुर। तो इस तरह के नाम से बंगाल को एक तरह से संबोधित भी किया जाता है। प्रश्न ये भी आए तो याद रखेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको याद रखना है बलबन के समय 1279 में एक तुगरिल नाम के इख्तेदार ने विद्रोह किया। दबाने के लिए गुबरा खान यानी इसने अपने बेटे को भेजा, लेकिन विद्रोह को तो इसने दबा दिया, लेकिन गुबरा खान वापस बंगाल से कभी नहीं आया। तो इस तरह करके बंगाल ने, जो बलबन था, उसने अपने शक्ति के सिद्धांत का प्रयोग किया। वो न्याय का सिद्धांत भी अपना लागू करता है। जरा समझेंगे बलबन के ये सब चीजें इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब घटनाएं हैं, लेकिन किससे जुड़ी हैं, शक्ति के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे ना तो आपको इतनी बिल्कुल चीजें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम आपको बस फ्लो में ये सब चीजें पढ़नी है, फिर आपको अच्छे से लिखना है। तो इसके बाद जब आप देखेंगे इसके न्याय के सिद्धांत को, यानी बलबन ने अपने इस न्याय के सिद्धांत का प्रयोग क्या किया, न्याय के सिद्धांत का प्रयोग ये अपने शत्रुओं को दबाने के लिए करता है। यानी जो इसके शत्रु होते हैं ना
उनको इस न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करके रास्ते से हटा देता है। शत्रुओं को दबाने के लिए सबसे पहला इसने अपने शत्रु को जब ढूंढा तो वो मिल गया कौन? अवध का इक्तेदार। अवध का इक्तेदार, अवध का इक्तेदार जो था उसका नाम हैबत खान था। इस हैबत खान ने की होगी बलबन के समय कोई गड़बड़ी, बलबन को ये बात नागवार गुजरी, बलबन का ये विद्रोह कर रहा था। बलबन को ये बात जब नागवार गुजरी तो बलबन ने इसे धीरे में बुला करके आगे चल करके इसकी एक तरह से हत्या करवा देता है। पहले इसको कोड़े से पिटवाता है, बाद में इसकी हत्या करा देता है। ये न्याय का सिद्धांत के तहत ही इसने अवध के इक्तेदार को हटाया। इसके बाद दूसरा इसके सामने आ गया कौन? इसका चचेरा भाई शेर खां। चचेरा भाई जो था जिसका नाम शेर खान था, उसने भी कुछ इसी तरह लूट मार की थी, कुछ पैसों की गड़बड़ी की थी, जिस कारण अपने चचेरे भाई शेर खान को भी ये रास्ते से हटा देता है। शेर खान के बारे में आप शेरशाह सूरी वंश में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आपके सामने एक शेर खान मिलेगा जो वास्तव में क्या करता है? इसके न्याय के सिद्धांत के आगे नतमस्तक हो जाता है और बाद में शेर खान की भी ये हत्या करा देता है। फिर इसके बाद में तीसरा व्यक्ति इसके सामने फंस गया, बदायूं का इक्तेदार, जो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा था। बदायूं का इक्तेदार, इल्तुतमिश भी बदायूं का ही इक्तेदार था और ये भी बदायूं का इक्तेदार था। और इस इक्तेदार ने क्या किया? बलबन का शुरू से ही विरोध करना शुरू किया था। और क्योंकि ये कह सकते हैं बहुत ही इक्तेदारी में इल्तुतमिश के समय से जमा हुआ था। इसका नाम अगर देखें आप तो इसका नाम मलिक बकबक कहा जाता था। मलिक बकबक, मलिक ऐबक की उपाधि भी है, ये भी याद रखना। इस मलिक बकबक को भी इसी न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करके बलबन गद्दी से हटा देता है। तो इस तरह करके बलबन ने अपने शक्ति और प्रतिष्ठा और न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करके अपनी एक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसने रक्त और लौह की नीति को अपना करके अपने शासनकाल को एक स्थायित्व देने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिस कारण उसका शासनकाल बहुत ही विवादित रहा। उसके शासनकाल में कोई खास उपलब्धि रही नहीं, बस उसने यही सब कुछ किया। अगर इसके शासनकाल की कोई इमारत देखिए तो वो भी आपको नहीं मिलेगी, ना ही इसके शासनकाल में कोई रचनात्मक कार्य हुआ। वो अपने शासनकाल के जितने भी वर्ष देखने को आपको मिलेंगे सब इसी तरह बिता देता है। मंगोल आक्रमणकारी भी इसके सामने आए, जिनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने किलों की 2 दीवारें बनवाई थी, वो भी आपको याद रखना है। तो ये था आपके सामने बलबन का एक तरह से वंश, यानी बलबनी वंश का बलबन। फिर इसके बाद इसके वंश के उत्तराधिकारियों के बारे में आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए था। तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, बलबन के उत्तराधिकारी। हेडिंग डाल लीजिए, बलबन के उत्तराधिकारी। क्या थे बलबन के उत्तराधिकारी? जरा उनके बारे में समझ लीजिए। 1287 में जब बलबन की डेथ हो गई तो 1287 के बाद 1290 तक, यानी गुलाम वंश के अंत तक, इसके शासनकाल में 2 इसके उत्तराधिकारी सामने आते हैं। पहला उत्तराधिकारी जो इसका था उसका नाम कैकुबाद था। कैकुबाद जब गद्दी पर बैठा, कैकुबाद ये वही कैकुबाद है जो इसके बारे में अभी आपने देखा था, जो गुबरा खान बंगाल विद्रोह के समय था। आप सभी को पता है ये जो गुबरा खान बंगाल विद्रोह के समय था, इस गुबरा खान का ये पुत्र था। याद रखेंगे, गुबरा खान का पुत्र था। बंगाल विद्रोह के बाद गुबरा खान बंगाल से वापस आया ही नहीं, अपने पिताजी से बलबन से इतना डर गया कि वो वापस ही नहीं आया। तो बलबन की मृत्यु के बाद यानी बलबन के पौत्र को गद्दी पर बिठाया गया। ये बलबन का पौत्र था, पुत्र नहीं था। याद रखेंगे, ये कैकुबाद कौन था? बलबन का पौत्र। तो बलबन के पौत्र कैकुबाद को गद्दी पर बिठाया गया। इसके समय की कोई खास उपलब्धि रही नहीं। कैकुबाद थोड़े समय बाद ही आगे चल करके एक तरह से इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके शासनकाल में कहा जाता है
कि इसको लकवा मार गया था। ये कैकुबाद इतिहास में आपको एक शासक ऐसा भी मिलेगा कि जिसको लकवा मार जाता है। तो बलबन वो था, बलबन का पौत्र कैकुबाद था जिसे लकवा मार जाता है। तो लकवा मार जाने के कारण ये गद्दी से हट जाता है। फिर कैकुबाद का ही एक अल्पवयस्क पुत्र, यानी याद रखेंगे, इसी कैकुबाद का ही एक अल्पवयस्क पुत्र जो मात्र 3 वर्ष का था, इसके नाम पर गद्दी दी जाती। तो उसका नाम आपको याद रखना है, कैकुमर्ष। ये उधर लकवा मारकर बेड रेस्ट कर रहा था, यानी बेड पर लेटा था। इसी बीच याद रखेंगे, ये कैकुबाद का अगर आपको शासन देखना है तो 1287 से लेकर 1290 के बीच में इसका शासनकाल चलता है। फिर इसके बाद में कैकुमर्ष को गद्दी बिठाई गई, यानी गद्दी पर बिठाया गया 1290 में। ये मात्र 3 वर्ष का हुआ करता था। 3 वर्ष का एक तरह से कह सकते हैं अल्पवयस्क शिशु था, जिसके कारण ये गद्दी संभाल नहीं सकता था। इसकी गद्दी की जितनी भी शक्तियां थीं वो किसे दे दी गईं? वो दे दी गईं जलालुद्दीन नाम के एक अमीर को। जलालुद्दीन जो था उसने इसके शासनकाल की सारी शक्तियां अपने पास रख ली, यानी ये इसके शासनकाल को देखने लगा। थोड़े समय बाद जलालुद्दीन द्वारा कैकुमर्ष और कैकुबाद की हत्या करा दी जाती है। ध्यान रखेंगे, थोड़े समय बाद ही जलालुद्दीन ने ही कैकुबाद व कैकुमर्ष की हत्या करा दी, यानी इन दोनों की हत्या करा दी। तो इस तरह करके ये बलबनी वंश के 2 और राजकुमार थे जो बलबन के बाद गद्दी पर बैठे थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, यानी यही आगे चल करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह करके जलालुद्दीन ने इसे मार दिया। के निजामी नाम के व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहा जाता है, कोटेशन में आप लिख लीजिए। इनके बारे में एक कोटेशन में आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? के ए निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के ए निजामी, इनके अनुसार जो बलबन था ना, बलबन के निजामी ने बलबन की तुलना आधुनिक फिल्म अभिनेताओं से की है। के निजामी के अनुसार बलबन एक आधुनिक फिल्म अभिनेता था। तो इस तरह करके बलबन के बारे में इन्होंने अपने विचार रखें। तो ये आपके सामने बलबनी वंश था। बलबन के पूरे वंश के बारे में आप समझ चुके हैं। इस पर आने वाले एक एक प्रश्न के आपके सामने उत्तर लिखे हुए हैं। अब आप जिस प्रकार भी नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे बना रहे होंगे, उम्मीद की जाती है ऐसी। तो विधिवत आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे और हर चीज़ को उजागर करेंगे। ऐसे ही फ्लो में आपको नहीं बताया गया तो याद रखेंगे। अब आपके सामने बलबन के ये 3 उत्तराधिकार, बलबन के वंश के यानी बलबनी वंश के 3 शासक आपके सामने लिखे हुए मिलेंगे। तो ये था आपके सामने बलबनी वंश जो 1265 से 1290 के बीच चलता है। अब जरा एक बार आप गुलाम वंश पूरा पढ़ चुके हैं। और हाँ, इस कैकुमर्ष के बारे में प्रश्न आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुमर्ष ही था। इसके बारे में ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको आपको याद रखना है। कैकुमर्ष गुलाम वंश का, अब इससे गुलाम वंश समाप्त हो रहा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो इस तरह करके गुलाम वंश का ये अंतिम शासक बन जाता है। कौन था अंतिम शासक? तो कैकुमर्ष गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश को। लेकिन खिलजी वंश को पढ़ने से पहले, जैसे कि हमारी परंपरा है,
ध्यान रखेंगे गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान रहे उनके बारे में एक बार नजर मार लीजिए। गुलाम वंश के सुल्तान, अगर आप इनके बारे में देखें, क्योंकि गुलाम वंश जो रहा वो 1206 से लेकर के 1290 के बीच में रहता है। इस बीच आपको दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तान मिलेंगे जिनकी संख्या 11 है। जरा देखेंगे कब से शुरू होता है। पहला आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है। ऐबक के बाद इसका पुत्र आ जाता है कौन? आराम शाह। आराम शाह ऐबक 1206 से गद्दी पर बैठता है और 1210 तक गद्दी पर रहता है। सबको शायद पता है। आराम शाह जब गद्दी पर बैठता है तो वर्ष होता है 1210। जट की लड़ाई में इल्तुतमिश द्वारा 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। फिर इसके बाद चौथा सुल्तान इसका आता है इल्तुतमिश के वंश का, कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में आप सभी को पता है कि वही रुकनुद्दीन फिरोज है जिसका रजिया से टक्कर हुई थी, रजिया से सामना हुआ था और 1236 ईस्वी में 7 महीने के शासनकाल में रुकनुद्दीन फिरोज मारा जाता है। फिर इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में रजिया सुल्तान बनती है, जो वास्तव में आगे चल कर के आपको दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका मिलेगी। ये अगर आप देखें इसका शासनकाल, तो रजिया का शासनकाल आपको 1236 से 1240 के बीच देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में रजिया के बाद में गद्दी पर बैठता है इसी का एक भाई बहराम शाह। बहराम शाह जब गद्दी पर बैठता है तो वो 1240 से लेकर 42 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में जब इसका बहराम शाह का एक और भाई मशहूर शाह, जो इल्तुतमिश का ही पुत्र था, मशहूर शाह गद्दी पर बैठता है तो वो 1242 से लेकर के 46 तक गद्दी पर रहता है। बलबन के षड्यंत्र के कारण फिर इस सुल्तान की हत्या करके नासिरुद्दीन को गद्दी प्रदान की जाती है। नासिरुद्दीन को गद्दी मिल जाती है और नासिरुद्दीन गद्दी पर बलबन के सहयोग के कारण, याद रखेंगे, कब तक रहता है, यानी 1246 से लेकर 65 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद आगे चल करके नासिरुद्दीन जो महमूद था उसकी हत्या करके बलबन ने अपने नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम था क्या? बलबनी वंश। यानी बलबनी वंश का अगर आप नाम लें तो पहला सुल्तान आपके सामने बलबन आएगा, जो 1265 से लेकर 87 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में आप इसके अगले शासक की ओर अगर नज़र मारें तो ये 10वां सुल्तान इस गुलाम वंश का आपको मिलेगा, और वो मिलेगा कौन? कैकुबाद, जिसका नाम इतिहास में लकवा मार जाने के कारण पढ़ा जाता है। ये 1287 से लेकर 1290 तक गद्दी में रहता है। फिर कैकुबाद का एक अल्पवयस्क पुत्र जो आखिरी सुल्तान इस सल्तनत का होता है वो होता है कैकुमर्श। कैकुमर्श को गद्दी प्रदान की जाती है। ये मात्र 3 वर्ष का था और 1290 में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या करके और कैकुबाद की भी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये था वास्तव में गुलाम वंश। इसमें 3 आपको छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में जरा क्या और समझ सकते हैं आप देख लीजिए। जो ऐबक और आराम शाह थे ये कुतुबी वंश से थे। इनके बारे में ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये कुतुबी वंश से थे, ये आपको बताया गया। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश से लेकर के आप नासिरुद्दीन के शासनकाल को देखेंगे तो ये शमसी वंश से थे। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है, शमसी वंश से थे। फिर इसके बाद में अगर आप बलबन के शासनकाल को देखें तो ये किसके शासनकाल के आपको कहे जाएंगे? तो ये बलबनी वंश के कहे जाएंगे। ये बलबनी वंश के थे। तो इस तरह करके 3 राजकुमार बलबनी वंश से, 2 आपके बचे कुतुबी वंश से, हो गए 5, और 6 सुल्तान आपके शमसी वंश से दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं। तो इस तरह करके गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत पार्ट में आपको अब इतना ही पढ़ना था। अब आपका अगला टॉपिक होगा खिलजी वंश, यानी गुलाम वंश के खिलजी वंश में मैं अंकित तिवारी आपका अगली क्लास में स्वागत करूंगा। तब तक के लिए आप इतना तैयार करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।